हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके संपूर्ण किताब में से जितने महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है भैया, जीव विज्ञान के पेपर में अंतर वाला प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां से एक से दो क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स होता है, क्योंकि भर भर के अंतर हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में वही देखेंगे जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कॉपी पेन के साथ बैठना भैया, क्योंकि हमने बताया ना, बोर्ड एग्जाम के टाइम में यही आपके लिए रामबाण साबित होता है। अब बच्चों, आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी वक्त है उस वक्त को अच्छे से आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो समय है वो आपकी जेब में है। उसका इस्तेमाल कहां कैसे करना है वो आप पर निर्भर करता है। नहीं तो हमने बताया ना भैया कि समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद भी कर दिया है और अच्छे अच्छों को बनाया भी है, ऐसा नहीं है। इसलिए उसका सही उपयोग करिए। ठीक है, जो भी समय बचा है अच्छे से तैयारी करो, नहीं तो वैसे भी पेपर एकदम को आपको पता है कि पेपर के बीच में ज्यादा टाइमिंग नहीं है, तो तैयारी लास्ट में नहीं हो सकती। अभी जो करना है कर लो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है कि स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि भैया स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। कि भैया स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर। देखिए, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, स्व का मतलब अपने आप में। तो भैया स्वपरागण क्या होता है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में या उसी, ठीक है, क्या हो जाए, उसी पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होते हैं, तो वो स्वपरागण होता है। तो यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है, क्या, स्वपरागण। जबकि पर परागण एक ही जाति के दो फूलों के बीच यानी दो पुष्पों के बीच होगा। स्वपरागण में इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि भैया एक ही पुष्प में जैसे नर और मादा जननांग होंगे तभी स्वपरागण होगा। तो बाकी पर परागण में एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकता है। ठीक, स्वपरागण में आगे बात कर लें, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगहीन मतलब रंगीन नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि भैया स्वपरागण में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो पुष्प का कोई चटक रंग होना ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी इसमें मकरंद युक्त होना, रंगीन होना, सुगंधित होना, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। किसमें, स्वपरागण में। लेकिन बच्चों, जो पर परागण होता है इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुष्प रंगीन होगा तभी कीट पतंगों को अपनी तरफ खींचेगा, खुशबू से अपनी की तरफ, है ना, कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो वही चीज यहां पर होता है भैया। ये फूल क्या है, जो भंवरे होते हैं ना, मधुमक्खी है, ठीक है, तितली है, इसी तरह से और जो मक्खियां वगैरह होती हैं, उन सबको अपनी तरफ ये अपनी सुगंध से आकर्षित कर लेती हैं। ठीक है, अगला है भैया कि स्वपरागण, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें कोई माध्यम नहीं होगा, इसमें क्या है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और पर परागण में इसमें क्या है, परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे भाई कुछ पौधे होते हैं कि जल के द्वारा परागण होगा, यानी परागकण जल में गिरेगा, जल से ही बहकर दूसरे फूल तक जाएगा। तो किसी में वायु के द्वारा यानी हवा बहेगी तब पराग उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो किसी में परागकण जैसे चमगादड़ द्वारा होता है, किसी में परागकण क्या होता है भाई, जीव जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरह से भैया क्या होता है, पर परागण में माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ, सेम इसी तरीके से लिखना है। और इतना भी सुन लीजिए कि 3 तो हर हाल में याद होने चाहिए। कितने भैया, 3। बाकी आपके बहुत ज्यादा और भी आप लिख सकते हो, जरूरी यही नहीं। ठीक है, 3 तो हर हाल में लिखना है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं परागण और निषेचन में अंतर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया। परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। तो अब परागण भाई, स्वपरागण पर परागण देख लिया, अब परागण और निषेचन में अंतर देखेंगे।
देखिए भैया परागण की बात कर लें, यह पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। जाहिर सी बात है जब परागकण क्या होते हैं कि भाई वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह घटना परागण कहलाती है। और इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी मिलान होता है, मिलाप होता है कि जब नर तथा मादा यानी नर तथा मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो वो घटना निषेचन कहलाती है। ठीक है, परागण में क्या होता है, यह एक अनिश्चित क्रिया होती है, कोई निश्चित क्रिया नहीं होती है, लेकिन निषेचन एक निश्चित क्रिया होती है, याद रखना। ठीक है भैया, परागण में बात कर ले, इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात, अभी इसके पहले ही देखा कि परागण में माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, और इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसे, निषेचन के लिए। अगला है जो परागण, परागण में यह एक बाह्य क्रिया, भाई ये बाहरी रूप से होने वाली क्रिया होती है, क्योंकि परागकण क्या है, उड़कर जाएगा वर्तिका, पुष्प के वर्तिकाग्र जो कि पुष्प का नर मादा भाग होता है उस पर गिरेगा, तभी जाकर के क्या होता है भैया, परागण की क्रिया होगी। तो ये क्या होती है, एक एक्सटर्नल क्रिया, मतलब बाह्य क्रिया होती है। ठीक है, और जो निषेचन होता है ये आंतरिक क्रिया होती है। ठीक, अगला है परागण में कि इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। जो परागण होता है इसमें युग्मनज यानी जाइगोट नहीं बनता, बट यहां पे निषेचन की बात कर लें, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज के बाद ही एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है भैया परागण और निषेचन में अंतर। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी जिसे पराग कोष कहा जाता है तथा गुरु बीजाणु धानी जिसे कि बीजांड कहा जाता है। ठीक है, बीजांड में अंतर लिखिए। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रेगुलर बेस पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी में अंतर लिखिए। अगर ऐसा नहीं कहेगा तो बोलेगा कि पराग कोष तथा बीजांड में अंतर। बट बच्चों पराग कोष और बीजांड में अंतर कम पूछा गया है, इसको इसी तरह से ज्यादा पूछा गया है कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। जो लघु बीजाणु धानी होता है, पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है, यानी लघु बीजाणु धानी में बात कर ले, इसमें पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु धानी जो होता है बीजांड, तो बीजांड अंडाशय का भाग होता है। बीजांड जो कि क्या है, अंडाशय का भाग होता है। ठीक, अगला है लघु बीजाणु धानी में पराग कोष पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है, यानी जो लघु बीजाणु धानी होता है, ठीक, ये पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। और जबकि ये गुरु बीजाणु धानी जो होता है मादा अंग भ्रूण कोष, मतलब क्या है, बीजांड में अर्थात गुरु बीजाणु धानी में मादा अंग भ्रूण कोष यानी भ्रूण कोष पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि पराग कोष में यानी लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है और बीजांड में यानी गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसमें बहुत डिफिकल्ट अंतर नहीं है, समझने का प्रयास करो, रटना तो है ही नहीं। ये जो लघु बीजाणु धानी यानी पराग कोष क्या होता है, तो पराग कोष एक भाई क्या होता है, थैली, जैसे पुष्प में इस तरह से भैया जो स्ट्रक्चर होती है, कोष का मतलब कमरा, तो यहां पे इस तरह से भैया याद रखना, इसी तरह से प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो पराग कोष क्या होता है, जिसमें पराग कण यानी ये इस तरह संरचना होती है और इसी में पराग कण भरे रहते हैं। तो पराग कोष के अंदर ही पराग कण होते हैं और ये पराग कोष जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है। तो जो पराग कोष होता है बोले तो लघु बीजाणु धानी जो होता है, इसमें पराग जो पराग कण होते हैं, ठीक है, यहां परागणों लिखा है तो पराग कणों का होगा। ठीक, पराग कणों का, किसका भैया,
तो पराग कणों का निर्माण होता है, क्योंकि इसी में बताया ना पराग कण होते हैं। और इसमें क्या होता है, तो जो बात कर लें, ये जो बीजांड होता है यानी गुरु बीजाणुधानी, ये अंडाशय का भाग होता है। दूसरा कि लघु बीजाणुधानी जो है पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग है, क्योंकि भाई पुंकेसर अगर बात कर लें, जैसे इसमें एक नली निकली है, ये पूरा क्या होता है भाग, पुंकेसर कहलाता है। ये जो लंबी सी नलिका निकली होती है इसी को तंतु फिलामेंट कहते हैं, याद है ना। अब यहां पे तीसरा हमने बताया कि पराग कोश में यानी लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, यानी परागकण किस तरह तैयार होता है, ठीक है, वो प्रक्रिया। और इसी का पूरा उल्टा इसमें हो रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। यह भी बहुत लाजवाब है, ठीक है, कंफ्यूजिंग होता है, बट बिल्कुल घबराना नहीं भैया कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर है। कोश का मतलब कमरा और पोष का मतलब पोषण, खाने वाला भाग। तो जो भ्रूण कोश होता है ये अगुणित होता है, यानी ये अगुणित होता है, ठीक है, एन। और भ्रूण जो पोष होता है यह त्रिगुणित होता है, यानी 3n लिख दो। ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है, या इसको x अकेले करके पूछेगा, ठीक, ये बहुविकल्पी में पूछेगा भैया, ऐसे भ्रूण कोश में ऐसे पूछ लेगा भैया, ये अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा देगा। या प्यारे बच्चों इसको 3x कह सकते हैं। तो ये अगुणित होता है, ठीक है, वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अगला भैया कि इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से होता है, और जो भ्रूणपोष होता है इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और गुरु मतलब भ्रूण कोश की बात कर लें, यह भ्रूण के विकास में सहायक, तो भ्रूण के विकास में सहायक कौन होता है, भ्रूण कोश होता है। और ये क्या होता है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, ठीक है। अगला जो है इसमें भोजन संचित नहीं होता है, बट जो भ्रूण पोष होता है इसमें भोजन संचित होता है। जैसे भ्रूण पोष क्या होता है, जो खाने वाला भाग, जैसे बादाम में देख लो खाने योग्य भाग, ठीक है, काजू में देख लो खाने योग्य जो भाग जैसे होता है, इसी तरह से जैसे भाई चना वगैरह हो गया, ठीक, मूंगफली हो गया, तो उसमें जो खाने वाला योग्य भाग है वो भ्रूण पोष होता है, ठीक है ना। तो वो पोषण वाला भाग होता है। आई बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। तो इसको परिभाषा के तौर पे भी पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो ध्यान देना, जो शुक्राणु जनन क्या है, तो भाई क्या है, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन होती है, और अंड जनन नलिकाओं में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंड जनन या अंडाणु जनन होती है। तो ध्यान देना, जो शुक्राणु जनन है यह प्रक्रिया वृषण में होती है, टेस्टिस में, और अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है, बोले तो ओवरी में होती है, ठीक है। और अगला है कि जो शुक्राणु जनन है इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती, अपेक्षाकृत छोटी होती है। याद करो, वन शॉट में बढ़िया से समझाया है, ठीक है, दूसरा वाला चैप्टर जो है। और अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि अवस्था जो होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक। नेक्स्ट है कि जो शुक्राणु जनन है इसमें प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। किससे, प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु। और अंडाणु जनन में प्राथमिक उसाइट से, असाइट लिखा है, उसाइट से 1 अंडाणु बनता है, ठीक है, ये अंतर है। और अगला है कि इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, और इसमें क्या है, ध्रुवीय काय बनता है, काय मींस आवरण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों,
शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने बताया ना, ये सरल से सरल तरीके से लिखा है, बुक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इसीलिए हमने जो सिंपल से सिंपल हो सकता है वैसे ही लिखा ताकि याद हो जाए। नोट कर लीजिए भैया इसको पहले। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में क्या अंतर है? यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में क्या अंतर है। ये कुछ ज्यादा ही पूछे जाने वाले हैं, अगर आप पेपर उठाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कब आए हैं, ठीक है, आप चाहे 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, हमने बताया ना, लगातार आप उठाओ, आपको मिलेंगे ही मिले, कोई दो राय नहीं है। कभी कभार होता है, बड़े रेयर केस में हो जाए कि हाँ ना आए, नहीं तो रेगुलर आते हैं। कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण, देखिए पहले समझ लेते हैं कि वंशागत लक्षण होते क्या। मतलब ऐसे लक्षण बच्चों जो जन्म से ही हमारे शरीर में होते हैं, या जन्म से ही भैया ये अर्जित करता है कोई व्यक्ति। और उपार्जित लक्षण जो जन्म के बाद से किसी व्यक्ति के शरीर में ये आते हैं, तो उपार्जित लक्षण होते हैं, ठीक है। ये वंशागत लक्षणों का संबंध जीन से होता है, जेनेटिक होते हैं, ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले। तो वंशागत लक्षण में ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, हमने बताया ना कि जीन से संबंध होता है। और उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होगा, यानी जलवायु में जो परिवर्तन होगा उसके द्वारा व्यक्ति ग्रहण करता है। जैसे भाई कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में एकदम चले जाए, कश्मीर जैसे, तो सेब की तरह लाल लाल हो जाएगा, यानी काफी टाइम बिताएगा तो आदमी, काला आदमी भी जाएगा तो, यानी जो सांवली त्वचा जिसकी है, तो काफी प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे कोई अगर गोरा भी है तो उसको बहुत गर्म प्रदेश में भेज दोगे तो धीरे धीरे वो सांवला, उसकी स्किन सांवली हो जाएगी, ठीक है। जैसे साउथ, अगर साउथ के लोगों को देखो तो ज्यादातर क्या है, सांवले होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं भाई, मूवी वगैरह में देखा ना, खूंखार भी लगते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए दूसरा, कि भैया लैमार्क तथा डार्विन भी, मतलब ये वंशागत में बात कर लें, कि लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे, ठीक, यानी लैमार्क और डार्विनवाद ने, दोनों ने अपना तथ्य दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से इन पे बात ही नहीं किया था। और बात कर लें कि लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया था, ठीक है, उपार्जित लक्षण में। अगला है वंशागत लक्षण में, ये वंशागत होते हैं बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। उपार्जित लक्षण में ये वंशागत नहीं होते हैं, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएंगे। मान लेते हैं भाई क्या होता है, किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाए, ठीक है, युद्ध में कोई अंग वगैरह कट जाए, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि उनकी संतानों में भी ऐसा रहेगा। भारत में कान नाक छेदने की प्रथा है, तो क्या बच्ची जन्म लेगी तो क्या कान और नाक छेदे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ये चीज होता है, ठीक है ना, ये वंशागत नहीं होंगे, ये वंशागत नहीं होते हैं जो उपार्जित लक्षण होते हैं, याद रखना। अगला है कि ये जीव के जनन द्रव्य में, मतलब जीव के जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं, ठीक है, और ये जीव के देह द्रव्य में प्रभावित होते हैं, ठीक। तो ये होता है वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण में अंतर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे आते हैं। अगला है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। याद रखना प्यारे बच्चों कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा होती क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहज प्रतिरक्षा, या फिर हम यूं कह लें इसी को अविशिष्ट प्रतिरक्षा, और ये उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा या इसी को जन्मजात प्रतिरक्षा कई नाम से जानते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा भैया जो जन्म के समय से ही मौजूद हो, यानी जो जन्म के समय से ही हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, वो सहज प्रतिरक्षा होती है। और ऐसी प्रतिरक्षा जो क्या है, जन्म के बाद से हमारे शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, वो उपार्जित होती है, ठीक है। ये तो रही परिभाषा। तो चलिए देखते हैं,
तो भैया सहज प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, हमने बताया ना बबुआ, ये जन्म से मौजूद होगी। ठीक है, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होती है, जन्म के बाद। और आगे देखेंगे सहज में यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है, मतलब बहुत विशेष नहीं, इसीलिए तो इसको अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहा गया है, एकदम सामान्य है, नॉर्मल। अब इसमें है कि यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि जो सहज प्रतिरक्षा है किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक, और इसमें क्या होगा, ये किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती है, यानी उनको पहचानने के बाद मारती है। ठीक, सहज प्रतिरक्षा ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा में ये क्या है, स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जन्म के समय से हमें कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है, जैसे लार हो गया, लार में भी भाई क्या है, हानिकारक जीव जंतुओं को मारने की क्षमता। जो हमारा स्किन हो गया, त्वचा हो गया, ये भी एक प्रतिरक्षा का ही काम करता है, हानिकारक जीवों मतलब हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और जैसे WBC हो गया, तो ये सब क्या होती हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि शरीर में घुसने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या करती हैं, उनसे लड़ती हैं, मवाद बनाती हैं और उन्हें बाहर निकाल देती हैं। बट इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में ये क्या है, जन्म के बाद से शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जैसे टीका, वैक्सीन। ठीक है, टीका हो गया। और जब भाई शरीर में एक बार टीका प्रवेश कर दिया जाता है, तो जैसे ही हमारा जो शरीर होता है, यानी हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करेगा, तो ये जो वैक्सीन होता है यानी टीका अंदर प्रवेश कराया जाता है, ये स्मृति कोशिकाएं बना देती हैं। ये क्या करेंगी, ढूंढ ढूंढ कर शरीर में उनसे मतलब वही चीज है, पहचानती हैं रोगाणुओं को और उन्हें मारकर नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब भैया ये भी अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अब इसके बारे में बताने की क्या ही जरूरत है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इसके बहुत सारे अंतर हैं, बट हमने बताया ना 3 से 4 याद रखो, बहुत है। देखिए डीएनए और आरएनए, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए जो कि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो डीएनए में बात कर ले, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए है भैया मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। कहां पर प्यारे बच्चों, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए की बात कर लें, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, आप सबको बखूबी पता है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होती है ना भैया, इसी तरह तो होती है प्यारे बच्चों। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है और इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, यानी इसकी एकल सूत्री होती है, एक हेलिक्स होता है। और डीएनए में बात कर लें, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा यानी डी शर्करा होती है, और इसमें क्या होगा भैया, राइबोस शर्करा यानी आर शर्करा होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है भैया, तो इसमें डी शर्करा होती है और उसमें आर शर्करा, और उसके बाद इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, यूरेसिल क्षार, मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तो दोनों में होते हैं। चौथा इसमें क्या है, थायमीन क्षार होता है, इसी में चौथा यूरेसिल हो जाता है। तो अगला है डीएनए में, यह समस्त जीवधारियों में एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, और जबकि आरएनए होता है ये केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए भैया, इसके अलावा आप एक और भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और आरएनए जो होता है हजारों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट है बेहद ये भी भैया, कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, गुणसूत्रीय डीएनए। तो देखिए प्लाज्मिड के बारे में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड पर मतलब प्लाज्मिड डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वन शॉट में समझाया था। तो प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बताया था भैया, ये क्या होता है, प्रमुख डीएनए से एक अलग डीएनए होता है जो कि भैया आकार में छोटा होता है, ठीक है, ये हमने बताया था, तो याद रखना। तो देखिए प्लाज्मिड डीएनए क्या है, यह आकार में छोटा होता है, आई बात समझ में। जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये आकार में क्या होता है, छोटा होता है, भाई आकार में उसको छोटा, यहां बड़ा होना चाहिए था, उससे उसकी अपेक्षा क्या होता है भैया, बड़ा होता है, ठीक है। और भाई प्लाज्मिड डीएनए ये संख्या में 1 से लेकर 1000 या अधिक होते हैं, और ये संख्या में एक होता है, क्या होता है भैया, एक होता है, ठीक है, प्रमुख जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है। और प्लाज्मिड डीएनए में इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, ये वाहक के रूप में काम करते हैं और इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता, ठीक। और अगला है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है, होता है, इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थित होता है। देखिए वैसे भी अंतर वाले इतने आसान होते हैं, एक में है एक में नहीं है, एक में होता है तो एक में नहीं होता है, तो ज्यादातर भाई उल्टा ही चलता है। तो कुछ ही टॉपिक ऐसे पॉइंट होते हैं कि ज्यादातर थोड़ा अलग दिखते हैं, नहीं तो ज्यादातर क्या अपोजिट टाइप के होते हैं, है ना, इतना याद रखना। अगला है कि जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता है, अगर अनुपस्थित भी है तो कोई दिक्कत ना। बट भाई गुणसूत्रीय डीएनए ये जीवित रहने के लिए जरूरी होता है ना, जिंदा रहने के लिए जरूरी है सनम, क्या रहे, एक मुलाकात, अरे नहीं भाई, गुणसूत्रीय डीएनए याद रखना, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, देखिए ये भी मतलब इसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है, यहां याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया कपि तथा मानव में अंतर, कपि तथा मानव में अंतर। चलिए देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अक्सर पूछा जाता है कि कपि तथा मानव में क्या अंतर है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम कपि की बात कर ले, कपि का मतलब ये बंदर, ठीक है ना, ये जो यूं कह लें कि भाई मिलते जुलते जो पूर्वज से हैं वो, तो भाई कपि के अग्रपाद लंबे तथा घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो कपि होते हैं इनके आगे के जो पैर होते हैं वो लंबे तथा घुटनों तक पहुंचते हैं, ठीक, जब बैठेंगे तो आप देखते हैं वो लंबे होते हैं, घुटनों तक पहुंच जाएंगे। और कप मानव में क्या होता है, कपि की अपेक्षा मानव के अग्रपाद छोटे होते हैं तथा घुटनों के ऊपर ही रहते हैं। तो मानव में बोले तो ये इसकी बात कर रहा है, किसकी, इसकी बात कर रहा है, मतलब हाथ की बात कर रहा है भैया। ये दोनों पांव आप नीचे लटकाओगे तो आपके ये जो गांठ है यानी घुटने हैं उसके ऊपर ही टंगे रहेंगे, नीचे तक नहीं जाएंगे, है ना, वही चीज भैया। अगला है अंगूठा छोटा होता है तथा उंगलियों के समानांतर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बबुआ कि अंगूठा अधिक विकसित तथा अंगुलियों के साथ समकोण पर होता है, ठीक है। अंगूठा इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, मनुष्यों में विकसित होता है, ठीक, और अंगुलियों के साथ समकोण पर होता है। यानी अगर अंगुलियां आप ऐसे कर लोगे तो भैया आप इसके साथ ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये समकोण बनता है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कि मादा के स्तन उभरे नहीं होते हैं, यानी कपि में क्या होता है कि जो मादा हैं यानी जो फीमेल हैं उनमें स्तन का विकास नहीं होता है, ठीक है, स्तन का विकास नहीं होता है। और इसमें जो होता है मादा के स्तन उभरे हुए होते हैं यानी स्तन का विकास
होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं कि इनकी कपाल गुहा का औसतन आयतन इतना होता है, इतना होता है। उसके बाद देखिए अंतः मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है। ध्यान समझिए, अब यहां से देखिए एक चीज गड़बड़ हो गई है भाई, हम बता दे रहे हैं गड़बड़ी कहां है। देखिए यहां पे गड़बड़ ये हो गई है कि ये वाला पॉइंट आपको नोटिस करना ही नहीं है। यहां पे केवल इतना लिख देना है कि इनकी कपालता का आयतन इतना सीसी, यानी क्या है, इनकी जो मतलब जो कपाल क्षमता है, या फिर यूं कह ले कि इनकी सोचने की जो आईक्यू लेवल है, सोचने की क्षमता, ये 400 से 450 सीसी, मतलब यूं कह ले कि बहुत कम विकसित होता है। ठीक है ना, बहुत कम विकसित होता है, सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं है। तो इसकी जगह ये नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है कि, लिखना यह है कि मनुष्य की कपाल क्षमता, या मानव की, क्योंकि यहां पे मानव है, तो मानव की कपाल क्षमता, अब तो भाई जगह ही नहीं बचा, लिखे कहां, एक मिनट भाई, फिर से निकलना पड़ेगा यहां से। मानव की कपाल क्षमता, क्षमता लगभग 1600 सीसी, या फिर हम यूं कह सकते हैं 1550 सीसी होती है। ठीक है, यानी 1400 से 1450 से लेकर 1600 के बीच में, तो एक एवरेज 1550 सीसी होती है। सोचने की क्षमता मनुष्यों में ज्यादा होती है, ठीक है, इनमें कम। ये वाला आप मत देखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं भैया, ठीक, ये वाला इससे नहीं मतलब है, ये वाला मत देखिएगा, ये वाला जो है, ठीक है। तो यानी इसका जो ये है, इसमें इसका इससे मिलता है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। याद रखना, ये वाला नहीं देखना है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर लिखना है, यहां क्वेश्चन लिखना ही भूल गए, डायरेक्ट लिख दिए निम्नलिखित अंतर है। चलिए देखते हैं कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर होता है। देखिए लैमार्कवाद डार्विनवाद, बट देखिए इसको जब भी पूछेगा क्वेश्चन ये करता है कि जिराफ का उदाहरण और साथ में या तो बोलेगा सर्प का उदाहरण देते हुए लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर लिखिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं भैया, लैमार्कवाद की बात कर लें। देखिए ये इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। तो भाई लैमार्क ने यह कहा था कि भाई आज से बहुत साल पहले इस क्या होते थे कि जो जिराफ थे उनकी छोटी गर्दन वाले पूर्वज रहा करते थे। फिर उसके बाद सूखा पड़ा पृथ्वी पे, हाँ ये नीचे धरातल से जो हरी भरी घास थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद वो अपनी दोनों टांगों को उठाकर उच्चक करके और गर्दन थोड़ा खींच करके धीरे धीरे पौधों की पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगे। फिर धीरे 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 ऐसे करते करते कई साल गुजरे, कई पीढ़ियां गुजरी, फिर उनमें लंबी गर्दन वाले और आगे की दो लंबी टांगों वाले प्रजातियों का विकास हो गया। तो ये कहता है लैमार्कवाद, ठीक है। जबकि डार्विनवाद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उस समय में भी लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले दोनों जिराफ थे, लेकिन बस अंतर यह हुआ छोटी गर्दन वाले उनको जब खाना पानी नहीं मिला, सरवाइव नहीं कर पाए, जलवायु के अनुसार अपने आप को
नहीं ढाल पाए तो वो नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए, और केवल लंबी गर्दन वाले जीव ही, यानी लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जिंदा रहे। तो चलिए देखते हैं, अब तो समझ में आ गया ना। तो लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद वाले थे। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को ऊपर खींचना पड़ता था तथा वे टांगों को उचक कर, यानी उचका कर या उचक कर, मतलब पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते थे। ये इन्होंने बताया लैमार्क ने। अब इस पर डार्विन ने क्या कहा कि डार्विन के अनुसार क्या है भैया, जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाइयां भिन्न भिन्न थी। लंबाई में यह भिन्नता विभिन्नता के कारण थी, यानी हमने बताया ना कि उसमें लंबी गर्दन वाले थे और छोटी गर्दन। ठीक है, यह विभिन्नता आनुवांशिक थी, यानी जेनेटिक थी। ठीक, पहला हो गया। दूसरा कि जिराफों की संतति में, ध्यान देना कैसे जानेंगे, ये इतना ऐसे समझ जा, ये समझना कि ये पहला पहला है, ये फिर अगर दूसरा है तो इसका ये दूसरा है। ठीक है, इससे जानना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, नंबरिंग नहीं किया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जिराफों की संतति में गर्दन की लंबाइयां, मतलब लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक थी और इन्हें भी पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ता था। ठीक है, वही चीज इन्होंने बताया, जो संतान पैदा हुए उनकी जो गर्दन थी वो अपेक्षाकृत अपने पूर्वजों से लंबी थी, और वो भी और धीरे धीरे प्रयास करने लगे तो और लंबी होती चली गई। और इसमें क्या है, ये बताया गया डार्विनवाद ने कि जीवन संघर्ष में, यानी भोजन की चाह में, इन सब में, कि जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए। वही चीज भैया कि जो अपने आप को वातावरण के अनुसार जिन्होंने ढाल लिया, ठीक है, नेचर के अनुकूल ढाल लिया, वे जिंदा रहे, और जो नहीं ढाल पाए वे नष्ट हो गए। तो समझ में आ गया भैया, एक अंतर ये रहा भाई, इधर ये है तो इधर ये, दूसरा इधर ये है तो दूसरा यहां से ये है। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसमें एक दो और है देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला इसमें यह है कि इस प्रकार गर्दन व टांगों के अधिक उपयोग से इनकी लंबाइयां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई तथा आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। यानी डार्विन, लैमार्कवाद ने यह कहा कि जो संतान पैदा हुए धीरे धीरे उन्होंने भी इसी तरह से प्रक्रिया चालू रखा और आधुनिक लंबी गर्दन वाले और लंबी टांग वाले जिराफ का विकास हो गया। और इन्होंने, यानी डार्विन जो है, डार्विन ने इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप, प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, वही कि प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे तथा शेष नष्ट हो गए। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट कि लैमार्क प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के पक्ष में था, यानी ये प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के पक्ष में ये लैमार्कवाद था। और जबकि डार्विन ने बताया कि जो जीव सक्षम होगा वह स्वयं ही जीवित रह लेगा। जाहिर सी बात है, इन्होंने ये बताया कि संघर्ष में, स्पर्धा में जो जीव जीवित रहता है वही वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाएगा, जिंदा रहेगा, और जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार यानी वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाता वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो यहां पर तो भाई सब कुछ डार्विनवाद का सही गया था, क्योंकि लैमार्कवाद की आलोचना भी बाद में जमकर हुई थी। तो चलिए ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला है भैया कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। तो उत्पादक क्या होते हैं भैया, उत्पादक का मतलब जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, जो भाई पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अब उपभोक्ता में कई तरह के आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक करके। तो उत्पादक क्या है, ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो उत्पादक है। और उपभोक्ता ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और उत्पादक क्या है, ये स्वपोषी जीव है, और उपभोक्ता ये परपोषी जीव है। ठीक है, यानी बताया ना, दूसरों से पोषण।
और उस उत्पादक में इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु शामिल होते हैं। किसमें? उत्पादक में। और उपभोक्ता में भैया इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं, सभी आएंगे इसमें उपभोक्ता में। उत्पादक में बात कर लें, ये एक ही प्रकार के होते हैं, ये एक ही प्रकार के होते हैं। और उपभोक्ता ये कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कई कैटेगरी में डिवाइड हो। ठीक है, उत्पादक में इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उपभोक्ता इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर, जो कि बहुत आसान है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। अगला देखते हैं भैया। अगला है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है, यह भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। श्रृंखला, देखिए खाद्य श्रृंखला होता क्या है कि जैसे एक सीरीज बनता चला जाए, कि जब जिसमें भोजन का मतलब प्रवाह इस प्रकार हो जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और दूसरे जीव को भी किसी और जीव के द्वारा खाया जाता है, तो इससे जो श्रृंखला बनती है वो खाद्य श्रृंखला ही कहलाती है। जैसे आपको पता होगा कि भाई घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को बाज खाया, बाज को जैसे शेर खा रहा है, इसी तरह से एक श्रृंखला बन रही है ना, तो वो है। ठीक, देखिए खाद्य श्रृंखला, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह चलेगा। और खाद्य जल, इसमें खाद्य जो जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक नहीं होता है। इस खाद्य जाल का मतलब ही होता है एकदम उलझ जाए। जैसे कई जीव हैं भाई, जैसे कुत्ता है, लाइक दैट, तो अब जरूरी नहीं है कि कुत्ता केवल मीट खाएगा, भाई वो इधर से मांस भी खा सकता है। भाई इधर क्या है, तो जैसे शाकाहारी कोई भोजन है, शाकाहारी उसको भी खा सकता है। शाकाहारी के अलावा ये भैया कोई और भी चीज है, ठीक, जैसे कोई भी मतलब और चीज, जैसे फल फूल में कुछ मतलब ऐसे कुछ होते हैं ना, उनको भी खा सकता है। तो ये इस प्रकार से इधर उधर ऐसे अगर इनका लिंक बनाया जाए तो एक जाल बन जाता है, वही खाद्य जाल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य जाल है क्या। ठीक है, बस इतना समझना है, डिटेल्स में नहीं जाना। जब ये वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, अभी 2 चैप्टर बाकी हैं, पहले ही बताया। ठीक, और हो सकता है भाई जब आप वीडियो देख रहे हैं चैप्टर 1 शॉर्ट खत्म भी हो चुका होगा, जरूरी नहीं कि 2 बचा है। तो खाद्य श्रृंखला में अगला, कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, बिल्कुल टूट जाएगी, वहीं से श्रृंखला एकदम टूट जाएगी। इसमें क्या होता है, कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये जाल की तरह उलझी रहती है। पारितंत्र में जैविक घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी ये देता है, और खाद्य जाल जो है ये जैविक घटक के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में अगला ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल है, यानी इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा, भाई एक ही डायरेक्शन में ऐसे होता चला जाता है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह जो होता है इसकी गणना आसानी से हो जाती है। और इसमें ऊर्जा की प्रवाह की गणना अत्यंत जटिल है, क्योंकि इसमें जाल की तरह उलझ जाएगा। अगला है कि भैया एक जीव के केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित इसमें होता है, इसमें खाद्य श्रृंखला में। और इसमें क्या होता है भैया, एक जीव के अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। जैसे भी हमने बताया ना कि भाई अगर कुत्ता है उसको समोसा खिला दो वो भी खाएगा, दाल चावल खिलाओ वो भी खाएगा, ठीक है, साग सब्जी खिला रहे हो खाएगा, मीट खाओगे खिलाओगे वो खाएगा, मीठा खिलाओ वो भी खाएगा। तो भैया वो कई तरीके से भाई, तो उसके क्या होते हैं, अधिक पोषण स्तर को वो बताएगा। ठीक, ये चीज होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। आगे चलते हैं। अगला क्या है कि उत्पादक तथा अपघटक में अंतर क्या होता है। उत्पादक तथा अपघटक, ये भी बड़ा ही प्यारा है भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्पादक और अपघटक, उत्पादक का मतलब वही हरे पेड़ पौधे, अपघटक अब की बार क्या होते हैं कि जो
भाई सड़े गले जीवों को, मतलब मरे हुए जीवों को क्या है, अपघटित कर देते हैं, वो अपघटक होते हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो इसमें क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अपघटक में ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ठीक, उत्पादक में ये क्या होते हैं भैया, स्वपोषी होते हैं, और ये विषम पोषी होते हैं। कैसे, विषम पोषी। उत्पादक में इनमें खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, यानी इनसे खाद्य श्रृंखला प्रारंभ, इनमें नहीं इनसे, क्योंकि वही शुरुआत क्या होती, हरे, वही चीज ना, जो हरे पेड़ पौधों से ही शुरुआत होती है, तो खाद्य श्रृंखला शुरू यहीं से होती है। ठीक है, अब घटक में ये प्रायः खाद्य श्रृंखला का समापन करते हैं, यानी यहीं से खाद्य श्रृंखला क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहीं से खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाती है। उत्पादक बात कर लें, ये खाद्य श्रृंखला में खनिज लवण का प्रवाह शुरू करते हैं। इनमें क्या होता है, ये खनिज लवण में, मतलब लवण का ये पुनर्चक्रण कर उन्हें मुक्त कर देते हैं। ठीक है, और उत्पादक में जैसा कि अगर एग्जाम्पल स्वरूप देखें तो पादप यानी पेड़ पौधे हैं, पादप, प्लवक, शैवाल आदि आते हैं। अब घटक के अंतर्गत जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, ये सभी आते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कोई जीव मर जाता है तो भाई उसमें क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से, ठीक, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उनको अपघटित कर देते हैं। ये जितने भी जीवाणु, कवक वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक, इनका यही काम होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि एक और है आपके सामने हम ला दे रहे हैं। ठीक है, ये भी मतलब 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए फिलहाल देख ही लेते हैं, क्योंकि हमने सोचा बस क्या ही करवाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करवा देते हैं। पता चला फिर से दे दिया तो हम पे सारा दोष फाड़ोगे कि सर आपने ये बताया ही नहीं है। कि भैया ये है कि एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडो न्यूक्लियस में अंतर लिखिए। तो एंडो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखिए, एंडो न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को पहचानते हैं, ठीक है, और अनुक्रम का अवलोकन करते हैं तथा उस अनुक्रम के आसपास या भीतर टुकड़ों को तोड़ने का काम करते हैं। आपको याद होगा, बताया है कि जो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, यह डीएनए को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जबकि एक्सो न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो एक्सो न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के पॉली न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को या तो 5' या तो 3' सिरों से एक एक करके तोड़ते हैं। ये 3' और 5' का मतलब सिरे पर ही एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक, एंडो न्यूक्लियस में बात कर लें, यह केवल प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, और जो एक्सो न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक्स तथा प्रोकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस की बात कर लें, यह विशिष्ट जो पहचान स्थलों पर डीएनए को काटता है। ठीक, जिस स्थान से काटता है वो पैलिंड्रोम होता है। और भैया एक्सो न्यूक्लियस है, यह बात कर लें यादृच्छिक स्थलों पर डीएनए को काटता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एंडो न्यूक्लियस तथा एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम। हालांकि भाई हमने बताया ना कि 2025 में है, इसलिए संभावना 26 में कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई 7 सेट बनते हैं तो मूड की बात है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है रिपीटेड होते हैं, तो हो सकता है आ जाए। नोट कर लीजिए जल्दी इसको भी। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार से लाइक जरूर कर देना, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।